शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समाज हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। अलंकार का पार्ट 1 आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। हमने अलंकार की शुरुआत में आपको यह बताया था कि जिस तरीके से मनुष्य के शरीर पर आभूषण उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी तरीके से यह अलंकार जो होता है यह साहित्य का आभूषण है। यह काव्य में या गद्य में प्रयोग होकर सॉरी उस काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि अलंकार क्या है? अलंकार साहित्य का एक आभूषण है। ये सारी चीजें मैंने पीछे आपको बताई हैं पार्ट 1 में। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अलंकार दो तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने बताया था भामह जी के अनुसार शब्दालंकार और अर्थालंकार, और आचार्य भोज जी ने एक अलंकार और बताया था, वह है उभयालंकार। मुख्य रूप से आपको दो ही पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। तो शब्दालंकार अर्थालंकार यही से आपके प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। इनके जो भी विभाजित भाग हैं उन सारी चीजों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक। तो अलंकार का सामान्य परिचय आप जान गए। अलंकार साहित्य का आभूषण है। दो प्रकार से होता है, भामा जी ने इसे दो प्रकार से विभाजित किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बताया था कि शब्दालंकार में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। अनुप्रास, वक्रोक्ति, विप्सा, ऐसे ही लगभग 6 प्रकार के अलंकार हैं जिन्हें मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बताया था। ठीक है। उसी तरीके से मैंने अर्थालंकार के भी आपको बताए थे। उत्प्रेक्षा, इस तरीके के अलंकार, मानवीकरण, ये सारे क्या होते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। ठीक। तो इन सारी चीजों की चर्चाएं पीछे की गई हैं, आप अवश्य देख लीजिएगा। हम आज से शुरुआत करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार की परिभाषा भी मैंने आपको सॉरी शब्दालंकार की परिभाषा भी मैंने आपको बता रखी है कि शब्दालंकार क्या करता है? काव्य में शब्दों के द्वारा, मतलब शब्दों के प्रयोग के द्वारा, उनके लय के द्वारा या उनकी पुनरावृत्ति के द्वारा उस काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। ठीक है। थोड़ा सर्दी हुई है इसलिए खांसी बार बार आ रही। ठीक। तो शब्दालंकार क्या करता है? शब्दालंकार उस काव्य में शब्द के द्वारा, उस शब्द के प्रयोग के द्वारा, उसके लय के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि उसकी शब्द की पुनरावृत्ति के द्वारा, उसके अर्थ के द्वारा उस काव्य की शोभा को बढ़ा देता है, तो वो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो शब्दालंकार को ही हम देख रहे थे। उसमें आपका पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक। तो आज से आपका शुरुआत हो रहा है शब्दालंकार में। पहला है अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अनु मतलब क्या होता है? अनु मतलब आप जानते हैं पीछे होता है, और प्रास मतलब वर्ण के रूप में आप ले सकते हैं। तो पीछे का वर्ण, आप ऐसे इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। अनुप्रास मतलब पीछे का वर्ण, या आप कह सकते हैं कि किसी पीछे का वर्ण, मतलब इस सेंस में भी आप ले सकते हैं कि वर्ण को बार बार दोहराव हो रहा है, इसलिए पीछे के वर्ण की बात की जा रही है। ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा को अगर देखें तो यह कहता है कि जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कोई अगर काव्य दिया है, जरूरी नहीं, देखिए मुख्यतः आपको काव्य में ही प्रयुक्त मिलेंगे, लेकिन यह गद्य में भी मिल सकते हैं। ठीक। तो इससे आप लेके कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक। तो जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। ठीक है। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अब देखिएगा इसमें यह परिभाषा कैसे आपको समझ में आएगी कि यह परिभाषा प्रयुक्त हुई है। कह क्या रहा है कि अब ये पंक्ति अगर आपको दे दे
और आपसे पूछे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विकल्प में आपको कई अलंकारों का उदाहरण दे दे, तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिएगा, कह रहा है कि अगर अनुप्रास अलंकार होगा तो उसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। वर्णों की आवृत्ति मतलब वर्णों का दोहराव, एक के बाद उसी वर्ण का बार बार दोहराव हुआ होगा, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें कैसे आप पहचानेंगे? जैसे कह रहा है कि भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। अब यहाँ पे देखिएगा, हालांकि एक ही पंक्ति लिखी हुई है। अब बिनु, बिनु में देखिए ब, यहाँ पे विराजई में ब, क्या हुआ? इसी ब वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए कविता में त, वनिता में त और मित्र में त, तो मतलब ये क्या हो रहा है? वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। जब किसी वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, देखिए त त त ब ब, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये तो एक सामान्य से था अनुप्रास अलंकार समझने के लिए। हालांकि जो आपको अनुप्रास अलंकार में पूछेगा वह अनुप्रास अलंकार के प्रकारों में से पूछता है, तो इसीलिए इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि अनुप्रास अलंकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बता दी, उदाहरण बता दिया कि कैसे पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। देखिए, अब आइए अनुप्रास अलंकार के प्रकारों को देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं: छेका अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, लटा अनुप्रास और वृत्त्या अनुप्रास, ठीक है। इसे आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। यहां से अगर आपको अलंकार में डीपली प्रश्न पूछता है तो यहां से अवश्य आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और वैसे भी अनुप्रास अलंकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं: छेका अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, लटा अनुप्रास और वृत्त्या अनुप्रास, ठीक है। इन्हीं 5 प्रकारों को आपको देखना है और इनके उदाहरणों से इनके अर्थों को समझना है कि कैसे आप किसी काव्य या गद्य में इसके प्रयोग को करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अनुप्रास अलंकार आप उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। इसका पहला देखते हैं छेका अनुप्रास। देखिएगा, छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार हमने बताया उसका पहला भाग है छेका अनुप्रास अलंकार। देखिए, इसका मतलब ही होता है छेका अनुप्रास। छेका मतलब चतुर होता है, ठीक है। इसका चतुर अर्थ होता है, इसलिए आप इसे छेका अनुप्रास अलंकार को चतुरा अलंकार भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कह क्या रहा है, इस अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब काव्य में कोई वर्ण स्वरूपतः या क्रमशः केवल 2 बार आता है तो वहां पे छेका अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब काव्य में कोई वर्ण होगा, वह एक बार स्वरूपतः और क्रमशः केवल 2 बार आता है तो वहां पे छेका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसे चतुरा अलंकार भी कहते हैं। आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। कैसे आप उदाहरणों के माध्यम से पहचानेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला है विमल वाणी में वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। ये पंक्ति जो लिखी गई है, विमल वाणी में वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, यहाँ पे अगर आप छेका अनुप्रास अलंकार को देखते हैं तो कह रहा है कि काव्य में कोई वर्ण क्या होगा? क्रमशः या स्वरूपतः केवल 2 बार आएगा। तो यहाँ पे देखिए वाणी और वीणा, यहाँ पे व वर्ण है और अड़ है, ठीक है। तो व और अड़ क्या है? एक बार स्वरूपतः और एक बार क्रमशः आवृत्ति हो रही है, वाणी वीणा, ठीक है। ये 2 ही बार आ रहे हैं। और से कमल कोमल, यहाँ भी देखेंगे तो एक बार स्वरूपतः एक बार क्रमशः आवृत्ति हो रही है, केवल और केवल 2 बार हो रही। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो छेका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, ठीक। तो जिस तरीके से व और ड़ की आवृत्ति एक बार स्वरूपतः एक बार क्रमशः केवल 2 बार हो रही है, वहां पे क्या हो गया? छेका अनुप्रास होगा। केवल आप यही पहचानिएगा कि जहां पे केवल 2 ही बार आवृत्ति आपको मिले वहां पे छेका अनुप्रास हो जाएगा। जैसे कमल कोमल, तो कमल और कोमल में कमल, ये सारी वर्णों की आवृत्ति क्या है? एक बार स्वरूपतः एक बार क्रमशः केवल 2 ही बार हो रही है। और यही डिफिनेशन कह रही है कि जब काव्य में कोई वर्ण क्रमशः स्वरूपतः 2 बार आता है तो वहां पे छेका अनुप्रास होता है, ठीक है। एक और उदाहरण देखिएगा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए पद और पदुम, यहाँ पे प वर्ण और द वर्ण
कि एक बार क्रमशः, एक बार स्वरूपतः आवृत्ति हो रही, और यह केवल 2 ही बार हो रहा है, प और द में, ठीक है। इसके बाद अब कहीं नहीं दिखेगा, तो यह क्या होगा, 6 का अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सुरुचि सरस में ये भी हो सकता है। तो 6 का अनुप्रास कहता क्या है कि जब काव्य में कोई वर्ण क्रमशः और स्वरूपतः, यहाँ पे देखिए क्रमशः नहीं आएगा, ठीक है, ये क्रमशः नहीं है, और स्वरूपतः 2 बार आता है, तो वहां पे 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर्मे सप्रीत, इसमें क्या हो गया, 6 का अनुप्रास हो गया। और बदऊ गुरुपद, पद और पदुम में क्या है, क्रमशः और स्वरूपतः आवृत्ति है, तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे, केवल और केवल 2 बार वर्णों की आवृत्ति होगी। ये हो गया 6 का अनुप्रास। अगला है इसका अंत्यानुप्रास, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अंत्यानुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार का दूसरा है अंत्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास आपने देख लिया, वहां केवल केवल 2 बार ही आवृत्ति होती थी, लेकिन अंत्यानुप्रास में क्या कह रहा है, जब काव्य की पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति, मतलब उसका दोहराव लगातार होता रहे, ठीक है, या उसके अंत में तुक बैठे, मतलब कि एक तरीके से लय, अगर उस पंक्ति को पढ़ते हैं आप, तो एक तरीके से लय बनता है, उसका तुक बैठता है, तो वहां पे क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। जब काव्य की पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अक्षर की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी आवृत्ति लगातार होगी या तुक बैठे, मतलब एक तरीके से लय हो जाए उसको बोलने में, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक। जैसे उदाहरणों से समझिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पे, हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माही। हंस और बगुला समान तरीके से देखने में लगते हैं और वह तालाब में ही रहते हैं, ठीक है। बगुला ढूंढत माछली, बगुला लेकिन मछली को ढूंढता है, हंसा मोती का है, और हंस क्या होता है, मोती को चुनता है, भले एक समान दोनों लगते हैं, ठीक है। तो हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माही, बगुला ढूंढत माछली, हंसा मोती खाए। अब यहाँ पे देखिएगा, माही और खाही, ये क्या हो रहा है, तुक बैठ रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य में, सॉरी, इस पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया, अंत्यानुप्रास होगा, क्योंकि जो अंतिम अक्षर है इसमें तुक बैठ रहा है, माही खाही, ठीक है। हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माही, बगुला ढूंढत माछरी, हंसा मोती खाही, यहाँ पे माही और खाई में तुक हो गया, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। अब देखिएगा अंतिम वर्ण त भी, त यहाँ भी, त यहाँ भी, त और त। तो यहाँ पे क्या है, काव्य के पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है। तो यहाँ पे देखिए, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, तो त वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही, लगातार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो बाती और राती, ये क्या है, लय का तुक बैठ रहा है, ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो बाती और राती में क्या हो गया, तुक बैठ गया। तो जब काव्य की पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार हो या उसमें तुक बैठ रहा हो, तो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माही खाही, वर्ण और बाती राती, तो ये था आपका अंत्यानुप्रास। ऐसे आप पहचानेंगे उदाहरणों के द्वारा कि कौन सा अलंकार है। बाकी ये जो मैंने आपको 5 प्रकार बताया, ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। कहीं आपको ये उदाहरण दे के पूछ दे कौन सा अलंकार है, और ये ना दे के सीधे लिख दे कि विकल्प में सॉरी अनुप्रास अलंकार है, तो ये सारे अनुप्रास अलंकार के ही अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, तो ये उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण है, ठीक है। अनुप्रास में अगर आप पूछे तो अंत्यानुप्रास है, ठीक है। वैसे ये सारे उदाहरण चाहे 6 का अनुप्रास हो, चाहे अंत्यानुप्रास, चाहे वृत्या हो, चाहे लटानुप्रास हो, ये सारे अनुप्रास के उदाहरण क्या है, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, ठीक है। बाकी उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 6 का अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये सारे अनुप्रास अलंकार के ही भाग हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के पाठ को फिलहाल इतना ही रुकते हैं। अनुप्रास थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले भाग में।
इसके आगे के भाग को लेकर श्रुत्या अनुप्रास और जो बाकी बचे हुए हैं उनके साथ। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।